तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक फैक्ट सीरीज की 13th वीडियो। और ये वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब यार तुम्हें मोरेत्सु साई के बारे में तो पता ही होगा। मोरेत्सु साई कित्रेत्सु साई के एकमात्र कंपटीटर। और मैंने अपनी इस वीडियो में तुम्हें बताया था कि मोरेत्सु साई का जो वंशज है उसके पास भी टाइम मशीन और कित्रेत्सु की तरह ही बहुत सारे इन्वेंशंस है। पर यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि उस वंशज के पास जो इन्वेंशंस है वो मोरेत्सु साई ने बनाए हैं और कित्रेत्सु अपने इन्वेंशंस खुद बनाता है। यानी कि उस वंशज के इन्वेंशंस काफी पुराने हैं। यानी कि अगर उसके सारे इन्वेंशंस को तोड़ दिया जाए तो उसके पास कोई भी इन्वेंशंस नहीं बचेगा। इमेजिन अगर कित्रेत्सु साई के भी कुछ इन्वेंशंस कित्रेत्सु के पास होते तो कितना अच्छा लगता देखने में। अब यार तुम्हें तो पता ही होगा कि कित्रेत्सु के पास टोटल 4 डाइयाका है, बट कित्रेत्सु साई ने एक्चुअली 5 डाइयाका लिखी थी। पर वो 5वीं डाइयाका कित्रेत्सु ने जला दी थी खुद कित्रेत्सु साई सामा के कहने पे, क्योंकि उस 5वीं डाइयाका में सिर्फ कित्रेत्सु साई के डार्क इन्वेंशंस लिखे थे। बट एक सेकंड के लिए अज्यूम करो, अगर कित्रेत्सु की कोई मूवी बनती तो पक्का कित्रेत्सु साई ने एक 6th डाइयाका भी लिखी होगी जो कि किसी इवल के हाथ में लगी होगी और इसी से स्टोरी बनी होगी। तो यार अब इस एपिसोड के बारे में बता ही रहा हूँ। तो यार तुम्हें पता होगा जब ये साइंटिस्ट कोरोसुके से मिला था तो उसके बाद वो अपने पार्टनर के पास जाके बोलता है अगर उसके पास कोरोसुके जैसा रोबोट रहता तो वो डिजास्टिंग रोबोट और ज्यादा ताकतवर बनता। रोबोट मिल जाए तो हम और भी काम कर सकते हैं। लेकिन यार एपिसोड 6 में तो कोरोसुके मैकेनिकल वॉरियर से हार गया था, वो भी बुरी तरह से। और कित्रेत्सु साई ने कोरोसुके को लड़ने के लिए भी नहीं बनाया था, वो एक फ्रेंडली टाइप का रोबोट था और उन्होंने लड़ने के लिए मैकेनिकल वॉरियर बनाया था। बट इससे हमें ये पता चलता है कि भले ही कोरोसुके को लड़ने के लिए नहीं बनाया गया है, बट अगर उसे लड़ने वाले रोबोट में बनाया जाए तो वो सबसे ताकतवर रोबोट बन सकता है और मैकेनिकल वॉरियर को भी सरपास कर सकता है। तो यार अब तुमने डोरेमोन और कित्रेत्सु तो बहुत ज्यादा देखा होगा और तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन के पास है बैम्बू कॉप्टर, बट कित्रेत्सु हमेशा हर जगह पैदल जाता है। पर क्या तुम्हें पता है कि मांगा में कित्रेत्सु के पास एक बैम्बू कॉप्टर टाइप का एक डिवाइस था जिसे कि वो पीठ में लगा के उड़ता था। एक सेकंड, कोरोसुके कैसे उड़ रहा है यहाँ पे? बट इसे एनिमेट नहीं किया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर लगने लगता है डोरेमोन से। अब यार क्या तुम्हें पता है कि कित्रेत्सु 1994 में ही एंड हो गया था, यानी कि उसका लास्ट एपिसोड तभी निकाल दिया गया था। बट लास्ट एपिसोड निकालने के बाद भी वो 1996 तक यानी कि 2 साल आगे और बढ़ा दिया गया क्योंकि उनके पास कित्रेत्सु के बाद दिखाने के लिए कोई शो ही नहीं था। बट उसके बाद उन्हें कोची कामे का ऑफर आया और उन्होंने कित्रेत्सु को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब यार तुमने नोटिस किया होगा कि कित्रेत्सु, डोरेमोन और बाकी सारे जापानीज या फुजिको फुजी एनिमे में उनकी स्कूल सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट होती है। मतलब नॉर्मली हम लोग की स्कूल जो कि नॉर्मल स्कूल होती है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है, बट उनकी स्कूल 8:30 बजे से स्टार्ट होते हैं। तो यार एक्चुअली में जो जापान के स्कूल होते हैं वो 7:50 AM को स्टार्ट होते हैं, पर उनकी फर्स्ट क्लास 8:30 बजे लगती है और इसीलिए 8:30 बजे के करीब वो लोग स्कूल में हमें जाते हुए दिखते हैं। और जापान के स्कूल की नॉर्मली छुट्टी 3 बजे होती है, बट उसके बाद भी स्टूडेंट्स अपने स्कूल में रुकते हैं क्योंकि या तो वो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं या फिर उन्हें अपने क्लब में जाना होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जापान में स्टूडेंट काउंसिल है जिससे कि स्टूडेंट अपने आप बाहर के कामों को करना सीखते हैं और सिर्फ स्टडीज के अलावा भी बाकी सारे काम करने का भी उन्हें एक्सपीरियंस मिलता है। और जापान के स्कूल टोटल 6.5 घंटे होते हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ाई भी मिलती है, हमारी तरह नहीं कि पूरी तरह ट्यूशन पे डिपेंडेंट। और जापान के स्कूल मंडे से फ्राइडे तक होते हैं, यानी कि उन्हें हमारी तरह शनिवार को मजदूरी नहीं करनी पड़ती। एक्चुअली जापान के लोग 6 बजे से 8 बजे के अंदर डिनर कर लेते हैं और ये टाइम इंडिया में 9 बजे के आसपास का होता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो 10 से 11 बजे के बीच डिनर करता हूँ, बट जापान के लोग जल्दी डिनर करके जल्दी सो जाते हैं। तो ये थे कुछ जापान के टाइमिंग रूल्स। यार तुम सात्सुकी के बारे में तो जानते ही होगे। तो यार क्या तुम्हें पता है कि सात्सुकी की मॉम का भी एक वेजिटेबल शॉप है, सेम एज बूटा गोरिल्ला की शॉप, और इसीलिए बूटा गोरिल्ला इनकी मॉम से कम्पीट करता है। और सात्सुकी के डैड नाटक में सेट लगाने का काम करते हैं और उनकी बेटी उसी नाटक में एक्ट्रेस का काम करती है। और जिस वक्त कित्रेत्सु की स्टोरी हमें दिखाई गई है उस वक्त जापान में इस तरह के नाटक काफी ज्यादा पॉपुलर थे। और अगर मैं कित्रेत्सु के टाइम के बारे में बता ही रहा हूँ तो क्या तुम्हें पता है कि कित्रेत्सु की स्टोरीज 1994 की होती है, यानी कि हमारे पैदा होने से पहले की। और उस टाइम में जापान में जितनी टेक्नोलॉजी थी उसी टाइम को कंसीडर
रेंडर किया गया है उसमें। तो तुम 1994 देख रहे हो अपने टीवी में बैठ के। और यार अब क्या तुम्हें पता है कि कितरेत्सु पे एक लाइव एक्शन ड्रामा भी आया है 2002 के जनवरी में, और ये 2 घंटे का स्पेशल था। और इसमें कोरोसुके की आवाज बिल्कुल सेम थी, क्योंकि कोरोसुके का रोल किसी ने नहीं किया था, कोरोसुके एक डॉल के रूप में यूज हुआ था, तो उनकी वॉइस एक्ट्रेस को सेम रखा गया था। और ऑफ कोर्स ये जापान में रिलीज हुआ था, तो हम इसे देख ही नहीं सकते इंडिया में बैठ के। अब यार तुमने कितरेत्सु में कोरोसुके को कोरोके खाते हुए बहुत बार देखा होगा, बट क्या तुम्हें पता है कि कोरोके आखिर होता क्या है? तो यार कोरोके का असली नाम है क्रोकेट्स। हाँ सही सुना तुमने, क्रोकेट्स। और एक्चुअली में इसमें चॉकलेट नहीं होता, इसे मीट, वेजिटेबल और गेहूं की मदद से बनाया जाता है। तो ये कोई नॉर्मल सा केक नहीं है, एक्चुअली ये जापान की काफी अच्छी डिश है। और इसी पे एक और फन फैक्ट सुनो, कितरेत्सु का एक एंडिंग सॉन्ग है ना, ओरी ओरी क्वेश्चन किको, इस सॉन्ग में हमें ये क्रोकेट्स बनाने की रेसिपी बताई गई है, ऑफ कोर्स जापानीज में। और इसीलिए इस सॉन्ग को किचन के लिए एक बेस्ट सॉन्ग माना जाता है। और लिटरली ये कितना मस्त सॉन्ग है, बैकग्राउंड में भी उसी के बीट्स चल रहे हैं। तो यार आज की वीडियो बस इतना ही था। तो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो कमेंट पे अपने सजेशन जरूर देना। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।